गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है। ये टॉपिक जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली निकल के आते हैं। जनरली ये जो टॉपिक है इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बन करके आते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम लोग ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसको मेंसेस या मंथली साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियस है फीमेल्स में ही हमेशा होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? फीमेल्स में जब प्यूबर्टी आती है 10 to 12 ईयर्स के एज पे, एट दैट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जिस दिन स्टार्ट होता है, जिस टाइम स्टार्ट होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऑनसेट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट को हम लोग कहते हैं मीनार्क। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट को हम लोग क्या कहते हैं? मीनार्क कहते हैं। ऑनसेट यानी कि जब से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द मीनार्क। ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। 10 to 12 ईयर्स की एज में गर्ल्स में जो है मीनार्क जनरली स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये फीमेल्स के अंदर जो फर्टाइल पीरियड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितने समय तक या जितने एज के ड्यूरेशन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा, उतने एज ड्यूरेशन तक जो है प्रेगनेंसी का या बच्चे को कंसीव करने का कैपेबिलिटी जो है वो फीमेल्स में प्रेजेंट रहेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मीनार्क इज़ द ऑनसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इर्रेगुलर होते जाता है, और इर्रेगुलर होकर के फाइनली पर्टिकुलर एक एज ग्रुप में जाने के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का जो फेज़ है उसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, ऑनसेट होता है मीनार्क और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का जो फेज़ होता है दैट इज़ नोन एज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जो है वो 45 to 50 ईयर्स की एज तक जनरली हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है मीनार्क का होना या मेनोपॉज का होना जो है इसमें काफ़ी वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जेनेटिक्स जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर जेनेटिकली किसी की बॉडी ऐसी बिल्टअप है कि मीनार्क जल्दी होगा या लेट से होगा, या मेनोपॉज जल्दी होगा या लेट से होगा, तो उस वजह से भी बहुत जो है डिफरेंस आता है। ठीक है, उसके अलावा और एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है कि लेडी है, विमेन है, तो उसके हेल्थ कंडीशंस कैसे हैं। ठीक है, जिनकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी होती है, बॉडी उनकी स्ट्रांग होती है, ऐसे लोगों में मीनार्क जो है हो सकता है रेगुलर टाइम पे, मतलब 10 से 12 ईयर्स के एज में स्टार्ट हो जाए। जिनकी बॉडी वीक होती है या किसी डिजीज़ या किसी सिचुएशन या कंडीशन की वजह से जो है कई लोगों में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो थोड़े देर से स्टार्ट होता है, तो काफ़ी वेरिएबिलिटी हमको देखने में मिल सकती है, बिकॉज पर्सन की हेल्थ कंडीशंस और पर्सन का जो जेनेटिक्स होता है वो इन चीज़ों को काफ़ी कुछ अफेक्ट करता है। ठीक है, अब मीनार्क और मेनोपॉज की बात तो हमने कर ली, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हम कैसे बोलेंगे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है? ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैरेक्टराइजेशन जो है वेजाइना से होने वाले डिस्चार्ज से माना जाता है। ठीक है, मतलब कि वेजाइना से होने वाला जो डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज में ब्लड है, सीरस फ्लूइड है और टिश्यू के कुछ पीसेस होते हैं। जब इनका आउटफ्लो होता है वेजाइना से, देन दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मैंने बताया कि ब्लीडिंग पीरियड होता है, कि वेजाइना से जो है टिश्यू फ्लूइड है, टिश्यू के कुछ पीसेस हैं, सीरस फ्लूइड होता है और ब्लड होता है, इसका आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो आउटफ्लो होता है
दिस कंटिन्यूज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 days, और कई लोगों में जिनमें जेनेटिक कंडीशंस वैसी होती है तो कई लोगों में 7 days तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स एंड दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं कि 3 to 5 days तक जो है ये फेज चलता है, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको बेसिकली हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, दूसरा होता है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव और एस्ट्रोजन फेज, और तीसरा होता है ल्यूटियल और द सिक्रीटरी फेज, ठीक है। तो मैं रफ आइडिया आपको देती हूँ। मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज नाम से ही हमको समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फेज में जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वजाइना से जो है ये जो आउटफ्लो मैंने बताया था, ब्लड का आउटफ्लो, सीरस फ्लूइड का, टिश्यू के पीसेस का जो आउटफ्लो होता है वो इस फेज में होता है, ठीक है। सेकेंड जो फेज है फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव और एस्ट्रोजन फेज। इसमें 3 नाम हमने क्यों लिखे हैं, इसका भी रीज़न है। पहला रीज़न फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस फेज में जो है ग्राफियन फॉलिकल का ओविडक्ट से यानी कि फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होना, ठीक है, ओव्यूलेशन होना, ये होता है, ठीक है। इसीलिए फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। पहली बात। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी फेज के दौरान जो हम लोगों ने यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है, हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ था, है ना। तो एंडोमेट्रियम जो है उसका प्रोलिफरेट होना, उसके अंदर ग्रोथ होना, उसके अंदर डेवलपमेंट होना, ठीक है, उसके अंदर टिश्यू का जो मास है वो इंक्रीज होना, वो भी इस फेज में होता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। प्रोलिफरेट होना मतलब बढ़ना, ग्रो करना। तो जब एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल रहे हैं। और तीसरा, इसको एस्ट्रोजन फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो फेज है, इस फेज में जो सबसे डोमिनेंट हार्मोन होता है दैट इज द एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस फेज में होती हैं, इसीलिए एस्ट्रोजन फेज भी बोल रहे हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है, ल्यूटियल फेज और सिक्रीटरी फेज, ठीक है। इसके भी 2 नाम क्यों हैं, 2 नाम इसलिए हैं क्योंकि ल्यूटियल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, कि जिनके सिक्रीशन के वजह से, ठीक है, या ये बोलना चाहिए कि ल्यूटियल एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, उससे कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसीलिए ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सिक्रीटरी फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ल्यूटियल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उससे जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, वो आगे चल के प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वाइटल होते हैं। तो उनका ऐसे हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग सिक्रीटरी फेज भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 by 1 मैं आप लोगों को तीनों जो फेजेस हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फर्स्ट जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, ठीक है, इस फेज के बारे में अगर हम लोग देखें कि मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज जो है ये लास्ट करता है अप्रॉक्स, ठीक है, इट विल लास्ट अप्रॉक्स फॉर 3 to 5 और 7 days, 3 से 5 या कभी कभी 7 दिन तक जो है, 7 दिनों तक भी प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसमें भी वेरिएबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज में होता क्या है, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज में जनरली क्या होता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के एब्सेंस से क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो आने वाली प्रेगनेंसी के वेट में उसके अंदर ज़्यादा टिश्यूज़ बन जाते हैं, ज़्यादा उसके अंदर यूटेराइन ग्लैंड्स बन जाते हैं, ज़्यादा उसके अंदर ब्लड की कैपिलरीज का ग्रोथ होता है, रिच सप्लाई हो जाती है ब्लड की, ज़्यादा टिश्यू बनता है, सो दैट आने वाला जो अपकमिंग जाइगोट है, जाइगोट को रिसीव करने के लिए जो है ज़्यादा टिश्यूज़ बनते हैं, जाइगोट को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले इसलिए ज़्यादा ब्लड की कैपिलरीज बनती हैं। अब ज़्यादा टिश्यू है तो ज़्यादा सीरस और ज़्यादा टिश्यू फ्लूइड भी वहाँ पर होगा। तो इन सारी चीज़ों का ग्रोथ जो है वो होता है, ठीक है। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है
तो ये सारी चीज़ें तो अब यूट्रस के लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये सारी चीज़ें अब यूज़फुल नहीं रही हैं यूट्रस के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि इन सारी चीज़ों का क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ब्रेक डाउन होने से जो ब्लड है उसके अंदर टिश्यू फ्लूइड रहेगा, उसके अंदर सीरस फ्लूइड रहेगा, उसके अंदर कुछ टिश्यू के फ्रैगमेंट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लड के साथ मिक्स होकर के एक सिक्रीशन के फॉर्म में या एक फ्लो के फॉर्म में जो है स्लोली वेजाइना से बाहर निकलती हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस फेज इज़ नोन एज द ब्लीडिंग फेज, क्योंकि ये सारे जो अब यूजलेस चीज़ें हैं ये ब्लीड होकर के हमारे बॉडी के बाहर निकल जाती हैं, इसीलिए इसको ब्लीडिंग फेज बोल रहे हैं, ठीक है। अब ब्लीडिंग होती है तो कितनी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग का ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इतनी ही होगी, तो यहाँ पे भी वेरिएबिलिटी हमको देखने के लिए मिलेगी कि बहुत अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके अंदर नॉर्मल होगा, या किसी को अगर किसी डिजीज़ की प्रॉब्लम है, किसी लेडी को अगर वीकनेस है, जनरल वीकनेस है, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो अगर कुछ इश्यूज फेस कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ब्लीडिंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स बोलूँगी, यहाँ पर भी मैं अप्रॉक्स ही बोलूँगी। अप्रॉक्स जो है 75 to 100 ml ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। 75 to 100 ml ब्लड का लॉस जो है वो यहाँ पे होता है, ये भी अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ एंड द कंडीशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग अप्रॉक्स ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, इस टाइम पे हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। क्यों प्ले होता है रोल, इस टाइम पे जनरली क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रिड्यूस्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। कितना ब्लड लॉस होता है, अप्रॉक्स 75 to 100 ml ब्लड का लॉस होता है। कितने समय तक चलता है, 3 से 5 या 7 दिन तक भी है जो ये ब्लीडिंग फेज है ये चल सकता है। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब जब कभी भी ब्लड का लॉस होता है, ठीक है, खून जो है बहता है, तो हम लोग जनरली ये जानते हैं कि खून जो है उसके अंदर क्लॉटिंग होती है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होती है। और क्लॉटिंग कितने देर में होती है, क्लॉटिंग जो है, क्लॉटिंग होने के लिए अप्रॉक्स कुछ 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन ब्लड भी फ्लो कर रहा है, लेकिन ब्लड क्लॉट क्यों नहीं हो रहा, वो किस तरीके से वेजाइना से बाहर निकल आता है इतना कंफर्टेबली बिना क्लॉट हुए, ठीक है। वेजाइना के अंदर एक सब्सटेंस होता है, यूट्रस के अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है जिसको कहते हैं फाइब्रोलाइसिन, ठीक है। तो फाइब्रोलाइसिन जो है इट विल प्रिवेंट द फिब्रिनोजेन फ्रॉम क्लॉटिंग द ब्लड, ठीक है। फाइब्रोलाइसिन, फाइब्रो का क्या है मतलब, वो फिब्रिनोजेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइसिन मतलब वो सब्सटेंस है, वो एंजाइम है जो कि फिब्रिनोजेन को तोड़ रहा है, उसका ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ब्लड में क्या एक्टिवेटेड रहता है, कौन सा एंजाइम, फाइब्रोलाइसिन नाम का एक एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड रहता है, जो कि फिब्रिनोजेन के एक्शन को ब्लॉक करता है। और फिब्रिनोजेन अगर ब्लॉक होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती, इसीलिए ब्लड जो है इतना इजीली वेजाइना से फ्लो होकर के बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अगेन एक बार और रिपीट करेंगे, मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज 3 से 5 या 7 दिन तक चलेगा। इसमें ब्लड का लॉस होता है, कितने ब्लड का लॉस होगा, 75 से 100 ml ब्लड का लॉस होगा। कैसे होता है, रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन होता है इस समय, और प्रेगनेंसी के एब्सेंस में जितना एक्स्ट्रा मास ऑफ टिश्यू या एक्स्ट्रा ब्लड की कैपिलरीज या जितना एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो गया रहता है, क्योंकि एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, प्रेगनेंसी की एब्सेंस रहती है, उस वजह से क्या है जो एक्स्ट्रा टिश्यू और एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्लैंड्स का बिल्डअप हुआ है,
और ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का बिल्डअप हुआ है, उन सारे के सारे का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये ब्लड के साथ साथ क्या करते हैं, ये फ्लो होकर के वेजाइना के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं, विच वी आर कॉलिंग इट एज द मेंस्ट्रुअल ब्लड और मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, वी आर कॉलिंग इट एज द मेंस्ट्रुअल ब्लड और मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये कोएगुलेट क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे फिब्रोलाइसिन नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि फिब्रिनोजेन को ब्लड क्लॉट करने से रोकता है, इसीलिए ब्लड जो है वो इजीली फ्लो होकर के बाहर आ जाता है। ठीक है, सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर फेज इज क्लियर टू यू। अब सेकेंड वाले पे आते हैं हम लोग, फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव, ठीक है, और द एस्ट्रोजन फेज। ठीक है, सेकेंड फेज क्या है, फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव और एस्ट्रोजन फेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि डेज़ की कैलकुलेशन जो है, ठीक है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये हमको सबको जनरल नॉलेज है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 या 29 डेज़ का साइकिल होता है। ठीक है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग को सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 to 29 डेज़ का एक साइकिल होता है। ठीक है, तो डे 1 कौन सा होगा, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो डे 1 होगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो डे 1 जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज जो है या जो ब्लीडिंग फेज है, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट होगी वो डे 1 होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल या जो ब्लीडिंग फेज है वही कम से कम शुरू के 7 दिन ले लेता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव या एस्ट्रोजन फेज जो है ये कितने दिन तक चलेगा, ये जो है 7th से ले करके, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, 7th डे से लेके ये कम से कम चलता है 16th डे तक। ठीक है, 7th डे कौन सा हुआ, जिस दिन ब्लीडिंग बंद हुई, और फर्स्ट डे कौन सा है, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, 7th डे कौन सा है, जिस दिन ब्लीडिंग बंद हुई। ठीक है, तो 7th डे से 16th डे तक कौन सा फेज चलेगा, फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव या एस्ट्रोजन फेज जो है वो 7th से लेके 16 डे तक चलेगा। ठीक है, अब 1 by 1 हम लोग इसको कवर करते जाएंगे। कैसे, फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, इसको फॉलिक्यूलर फेज हम लोगों ने बोला, तो फॉलिक्यूलर फेज में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इस फेज में जो है ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ओवम का जो स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था उस चीज़ से इसको कोऑर्डिनेट कीजिए, कोरिलेट कीजिए। ठीक है, कि प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, तो उन सारे इवेंट्स के साथ इसको कोरिलेट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस फेज में क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही ये वाला फेज स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ही ये वाला फेज स्टार्ट होगा तो ओवरी जो है, ओवरी के अंदर जो एग नेस्ट की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, एग नेस्ट के अंदर में जो प्राइमरी oocytes हैं वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे प्राइमरी oocytes जो हैं वो एक साथ डेवलप करना स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही है जो एकदम एंड तक जाता है, मतलब आगे तक डेवलप एक ही हो पाता है। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा, डेवलप करेगा, उसके चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बनेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स के चारों तरफ थैका इंटरना बनेगा, थैका एक्सटर्ना बनेगा, थैका इंटरना, थैका एक्सटर्ना बनने के बाद में वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte जब बनता है उसमें एंट्रम बनता है, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं इसमें। तो ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं ये एक्चुअली स्मॉल क्वांटिटीज़ में धीरे 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 क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है
डेवलप होंगे, डेवलप हो करके एस्ट्रोजन को सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एस्ट्रोजन धीरे धीरे सिक्रीट हुआ, एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में आकर के जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो मेंस्ट्रुअल फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH सिक्रीट करना स्टार्ट करता है, यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, GnRH रिलीज करना स्टार्ट किया। अब ये जो GnRH है ये कहाँ पर आएगा, हमारे ओवरी तक आएगा, ठीक है। ओवरी में आकर के वो किस ओवरी को इन्फ्लुएंस करेगा, सॉरी GnRH जो है वो कहाँ पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, ठीक है, माय बैड। तो GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा करके वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई आप FSH और LH जो है उसको सिक्रीट करो, ठीक है। तो FSH और LH को कौन सिक्रीट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करेगा। अब FSH और LH कहाँ पर आएगा, ओवरी पे आएगा। ओवरी पे आके ओवरी को इन्फ्लुएंस करेगा कि ओवरी जो है वो एग का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करे, यानी कि जो oogenesis का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करे। तो FSH और LH के इन्फ्लुएंस में ओवरी क्या करेगी, वो oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करेगी, ठीक है। अब oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, एंट्रम प्रेजेंट है। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स अब क्या करेंगे, ग्रैन्युलोसा सेल्स अब जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यही एस्ट्रोजन धीरे धीरे स्मॉलर कंसंट्रेशंस में प्रोड्यूस होगा, तो उसके प्रेजेंस में जो सेकेंडरी oocyte है वो मैच्योर होगा, मैच्योर होके किस में डेवलप होगा, वो मैच्योर होकर के डेवलप होगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप तो हो गया, कुछ समय के बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें एक छोटा सा प्रोट्रूबरेंस जो है वो आएगा। प्रोट्रूबरेंस का मतलब क्या है, छोटा सा आउटग्रोथ सा डेवलप होना स्टार्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। अब ये अगर ग्राफियन फॉलिकल है तो इसमें इस तरीके से एक छोटा सा आउटग्रोथ जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आउटग्रोथ है ये डेवलप हो करके ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट कर देगा, ठीक है। अब ग्राफियन फॉलिकल तो बर्स्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो डेवलप्ड एग था, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होता है, ओवम होता है, एग होता है। तो ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो करके ये जो एग है अब ये ग्राफियन फॉलिकल के बाहर निकल गया। मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो गया, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या हो गया, फॉलिकल डेवलप हुआ, ठीक है। फॉलिकल डेवलप होकर के FSH और LH के इन्फ्लुएंस में आकर के फॉलिकल डेवलप होगा। फॉलिकल डेवलप होने के बाद में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग, प्रोलिफरेटिव फेज पे, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो अब प्रोलिफरेटिव फेज किस लिए बोल रहे हैं हम लोग, प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, एग जो है वो रिलीज हो गया। एग कहाँ पे रिलीज होगा, एग रिलीज होगा ओवरी के अंदर, ओवरी से फिर वो फैलोपियन ट्यूब के इन्फंडिब्यूलम में आएगा, इन्फंडिब्यूलम से एम्प्यूला में आएगा, एम्प्यूला से इस्थमस में आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, ठीक है। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है जो ब्लीडिंग फेज था, ब्लीडिंग फेज में क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियम था, यूटराइन एंडोमेट्रियम, उसका जो फंक्शनल लेयर था, ठीक है, उसमें भी लेयर्स थे, मैंने आपको समझाया था कि
कि एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होता है, एक बेसल लेयर होता है और एक फंक्शनल लेयर होता है। तो एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर है वो डिजेनरेट होकर के ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलता है, लेकिन जो रीजेनरेटिव या जो बेसल लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम की प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा कि एंडोमेट्रियम की जो रीजेनरेटिव या बेसल लेयर है वो दोबारा से नए टिश्यूज बनाने का काम स्टार्ट करती है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा नए टिश्यूज बनेंगे और ज़्यादा यूटेराइन ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है वो होगा, ज़्यादा नए ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो वहाँ पे प्रोलिफरेट करेंगे, नए नए बनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर है वो दोबारा से जो है डेवलप होगा। किसके हेल्प से डेवलप होगा? जो एंडोमेट्रियम का रीजेनरेटिव लेयर है या बेसल लेयर है वो क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को दोबारा से बनाने का, दोबारा से बिल्ड करने का काम करेगा। ठीक है, अब प्रोलिफरेटिव फेज में जो है एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर ने नए ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज बना दिए, नए यूटेराइन ग्लैंड्स बना दिए। अब ये यूटेराइन ग्लैंड्स बनेंगे और कॉइलिंग होती है यूटेराइन ग्लैंड्स में, उसमें से कुछ सिक्रीशंस होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फिर नया नया टिश्यू बनेगा। तो इससे क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम का फंक्शनल लेयर होता है उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी थिकनेस इंक्रीज होती। तो ओवरऑल जो थिकनेस एंडोमेट्रियम की इंक्रीज होती है वो होती है 3 mm। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो है वो 3 mm और मोटा हो जाता है, 3 mm और थिक हो जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पे कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो फंक्शनल रहेंगे? इस टाइम पे एस्ट्रोजन जो होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस टाइम पे एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन रहता है वो एकदम पीक पे रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर एस्ट्रोजन सिक्रीट कौन कर रहा है? ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने का काम जो है वो कौन करता है? LH और FSH के इन्फ्लुएंस में जो है कौन करेगा? जो एग के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो कोरोना रेडिएटा जो है वो क्या होता है, इस समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा के अलावा जो ओवरी होती है वो भी बहुत लार्ज कंसंट्रेशन में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो इस टाइम पे मैंने क्या बोला, एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन पे हमेशा रहेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या बताया, ये मैंने आपको बताया प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया कि ये जो फॉलिक्यूलर फेज था, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज कब होता है? फॉलिक्यूलर फेज पे ओव्यूलेशन जो है वो जनरली 14th डे पर होता है। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज जो है इसमें ओव्यूलेशन जो है, ठीक है, ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर होता है। ठीक है, 14th डे पर हुआ तब तक क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज भी अपने एक्शन पे आता है और एंडोमेट्रियम जो है उसकी साइज जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज में ओव्यूलेशन करने के लिए कौन कौन हेल्प करता है? LH और FSH हेल्प करते हैं। ठीक है, LH और FSH क्या करते हैं? वो कोरोना रेडिएटा के सेल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। कोरोना रेडिएटा के सेल्स के साथ बाइंड करके ग्राफियन फॉलिकल को ओव्यूलेशन के लिए इंड्यूस करते हैं, सो दैट ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है और एग जो है वो बाहर निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो 14th डे पर होता है। ठीक है, अब मैंने ये जो फेज था ये क्या बताया था कि ये 16 डेज का होता है। तो 14th डे तक तो ओव्यूलेशन हो गया, बाकी 2 दिन में क्या होगा? ठीक है, बाकी 2 दिन में क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है उसकी साइज भी बढ़ जाती है, वो भी 3 mm थिक हो जाता है। तो जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ यानी कि 14th डे पे, तो 15th और 16th डे जो होता है ये 2 दिन के लिए जो है एग वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, 15th और 16th डे ये 2 दिन के लिए एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है और वो वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करने की वजह से ये वाला जो फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज के जो लास्ट के 2 दिन होते हैं, दैट इज नोन एज द फर्टिलिटी फेज। दैट इज नोन एज द फर्टिलिटी
फेज। तो फर्टिलिटी फेज कब हो रहा है? 15th और 16th डे पर हो रहा है। तो ये 2 दिन तक एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही वेट करता है कि किसी तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाए। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस वाज द फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव और द एस्ट्रोजन फेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड फेज पे आते हैं। थर्ड फेज क्या था? थर्ड फेज था ल्यूटियल और द सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज में क्या हुआ? ठीक है, अब फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ? FSH और LH जो है उसने ग्राफियन फॉलिकल को इन्फ्लुएंस किया, ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस 3 mm इंक्रीज हो गई, एस्ट्रोजन जो है वो हाईएस्ट लेवल पे था, पीक कॉन्सेंट्रेशन पे था। ठीक है, अब ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज में क्या हुआ? तो जो सेकेंड वाला फेज था, ठीक है, उसमें क्या था कि 16th डे तक वो फेज चला, 7th से लेके 16th डे तक वो वाला फेज चला। अब ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज जो है वो कितने दिन चलेगा? वो जो है 18th से लेकर के 28th या 29th डे तक चलेगा। ठीक है, 18th डे से लेके 28th या 29th डे तक चलेगा। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला फेज था फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज जो था, सेकेंड वाले फेज में जो फर्टिलिटी फेज मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, 15th और 16th डे 2 दिन के लिए फर्टिलिटी फेज के लिए एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, प्रेगनेंसी होगी। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे एग की जो क्वालिटी होती है, एग की जो वायबिलिटी होती है, ठीक है, वो जो है धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो एग की क्वालिटी या एग की वायबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कि एग जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों से हमको दोबारा कोरिलेट करना है। कैसे? ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हुआ था, ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, तो एग जो है वो तो भाई फर्टिलाइजेशन के लिए वेट कर रहा है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल के जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स थे, उसमें एंट्रम था, क्या होगा उसका? ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जब बर्स्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल के बर्स्ट होने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, उनके सेल्स के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स के अंदर धीरे धीरे लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, और लिपिड का डिपोजिशन हो जाने के बाद में वो एक लाइट येलो, पेल येलो टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के सेल्स के अंदर लिपिड का डिपोजिशन हो जाता है, वो एक पेल येलो और श्रिंक हो करके एक पेल येलो टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूसली क्या सिक्रीट करता है? हायर क्वांटिटीज़ में प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने का काम करता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जैसे ही होता है, ओव्यूलेशन होने के बाद में एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन वापस कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बना। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद में क्या हो गया? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा इस होप में कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हुआ, ठीक है, बेबी बना, जाइगोट बना,
ठीक है। तो जाइगोट को सपोर्ट करने के लिए या प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत बड़ा रोल मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस के वजह से ही प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने तक पूरे कंटिन्यू हो पाती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा एक्सपेक्ट करते हुए ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यहाँ पर सिक्रीट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी फेज बोलते हैं। और ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए इसको ल्यूटियल या फिर हम लोग सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रीट हो रहा है, इससे एंडोमेट्रियम पे क्या असर पड़ेगा, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है उस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है वो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी के इंतज़ार में सिक्रीट हो रहा है। तो LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके क्या करते हैं, जो एंडोमेट्रियम है उसको और ज़्यादा थिक करते हैं। और एंडोमेट्रियम जो है, जो फॉलिकुलर फेज में 3 mm थिक हुई थी, अब सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज में 5 से 6 mm थिक हो जाती है, और ज़्यादा थिक हो जाएगी, 5 to 6 mm और थिक हो जाती है, ठीक है। अब 5 to 6 mm जो है थिक हो जाएगी तो वो वेट करेगा कि भाई जाइगोट आएगा, जाइगोट आकर के जो है वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उस पर इम्प्लांट होगा और वहाँ पर से जो प्रेगनेंसी है स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, तो जो अपकमिंग जाइगोट है वो क्या करेगा, वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उस पे इम्प्लांट होगा, एस्टैब्लिश होगा, उस लेयर से न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन ले करके आगे अपना फर्दर ग्रोथ या डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हॉर्मोन्स का लेवल जो है वो एकदम से नीचे आ जाता है। कैसे नीचे आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो पहले से ही उसका कंसंट्रेशन अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और इनहिबिन हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, ठीक है। तो इनहिबिन हार्मोन जो है और प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। अब इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, वो सीधे जाकर के किसको इन्फ्लुएंस करेगा, GnRH को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, GnRH को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इनहिबिन के वजह से क्या होगा कि जो GnRH है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। GnRH का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, अब GnRH का प्रोडक्शन जो है, सिक्रीशन जो है वो रिड्यूस होगा, तो इवेंचुअली जो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, इनहिबिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन के साथ इनहिबिन भी बनता है, इनहिबिन हार्मोन जो है वो जाके हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस में जाकर के GnRH को क्या करेगा, सिक्रीट होने से रोकेगा, ठीक है। GnRH जो है वो सिक्रीट होना कम होगा तो इवेंचुअली प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना भी कम होगा। तो एज अ रिजल्ट स्लोली क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का जो कंसंट्रेशन है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो भी कम होने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर रहा है तो LH और FSH का जो लेवल है वो भी गिरेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो ल्यूटियल या सिक्रीटरी फेज है उसमें सारे हॉर्मोन्स का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब इन केस, ठीक है, इन केस ये क्या हुआ था कि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये सारे हॉर्मोन्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। सारे हॉर्मोन्स का कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए तो अब कोई हार्मोन प्रेजेंट नहीं बचा, ठीक है। तो जब सारे हॉर्मोन्स का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो सभी हॉर्मोन्स के एब्सेंस में जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और दोबारा से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तब दोबारा से जो दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज जो है इसमें जब सारे हॉर्मोन्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है
तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए नहीं रहते, तो हार्मोन्स की एब्सेंस में एंडोमेट्रियम जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर ब्लीडिंग के फॉर्म में ये जो सारा एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो था, सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जो था वो बाहर निकल जाता है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसी दिन से जो मेंस्ट्रुअल फेज़ या ब्लीडिंग फेज़ जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ है। ये मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों को एक चार्ट एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली एक ग्राफ है, ठीक है, वो जो ग्राफ है वो हार्मोन्स के लेवल्स और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं उनको वो जो ग्राफ है एक्सप्लेन करता है। तो उस ग्राफ को देख करके आप लोग ईजिली को रिलेट कर पाओगे कि भाई कौन सा हार्मोन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, या कौन से डे पे कौन सा इवेंट चल रहा है। तो वो जो चार्ट है उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा क्लियरली जो है ये टॉपिक समझ आएगा। टिल देन आप लोग को अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।